कि मैंने कह दिया टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है। तो इस क्वेश्चन पे फिर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन पूछा मेरे से कि ऐसा तो आर्मी भी अपनी सर्विस दे रही है, अपनी जान दे रही है बॉर्डर पे, तो वो भी तो एक नोबल प्रोफेशन हुआ। डॉक्टर अपना काम कर रहा है तो वो भी एक नोबल प्रोफेशन है। ये जैसे उसके अलावा आर्किटेक्चर जो अपना बिल्डिंग बनाना, क्या वो नोबल प्रोफेशन नहीं है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल रटिश रिव्यू की अनदर वीडियो पे। आज हमारे साथ हैं जयेश, जो कि क्या केवीएस के अंदर प्राइमरी टीचर लगे हुए हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि उनसे कुछ ऐसे सवाल को ले सकें जिससे अगर आप में से कोई भी लोग ऐसे हैं जो पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो DBBB की हो या केवीएस की, उम्मीद करेंगे उन लोगों को कुछ मदद मिले। धन्यवाद राकेश जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी जर्नी रही है तो आपके व्यूअर्स को इससे कुछ सीखने को मिलेगा और वो मोटिवेट होंगे अगर कोई तैयारी कर रहे हैं और उनकी लाइफ में कुछ मैं वैल्यू ऐड कर पाऊँ। जी, स्वागत है जयेश वंस अगेन। हमारा अगला सवाल रहेगा कि आपका जो बैकग्राउंड रहा है उसके बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे आप? सिंपली मेरा तो स्टार्टिंग मेरी हुई थी तो 10-12 वही बेसिक दिल्ली के स्कूल से करा है, गवर्नमेंट स्कूल से मैंने जी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से जी। फिर उसके बाद मैंने कंपटीशन की तैयारी चालू कर दी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लेकिन इस बीच मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वो केवीएस में मतलब सेलेक्ट हो गए, तो उन्होंने मेरे को सजेशन दिया कि गवर्नमेंट की तैयारी के साथ साथ आप जैसे कि वो भी कर सकते हैं कि डीएलएड का कोर्स होता है टीचिंग के लिए, डीएलएड वो कर सकते हैं। तो मैंने डीएलएड का कोर्स किया 2 साल का 2019 से 21 के बीच में। फिर लेकिन मेरी तैयारी कंपटीशन की पूरी अच्छी थी, तो फिर मैंने जैसे कि मैंने सीटेट ऑडिट में कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे, मैंने एक अटेम्प्ट में सीटेट निकाल लिया अपना। और 2022-23 के अंदर फिर क्या हुआ कि 2022-23 में जो वैकेंसी निकली इसकी केवीएस की, तो मेरी प्रिपरेशन ऑलरेडी पहले से ही अच्छी थी, तो मैं उसके बेस पे मेरे को ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा इंटरव्यू के अलावा। इंटरव्यू में थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ा क्योंकि मैंने जो भी पढ़ी थी अभी 4-5 साल वो सब्जेक्ट की पढ़ाई करी थी, और मैंने जो करा था, जो टीचिंग में करा था, वो भी उस तरह से कोरोना का टाइम था तो वो वाली चीज़ें मिल नहीं पाई मुझे, जैसे कि जो लाइव टीचिंग होती है वो ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया मुझे। तो फिर मैंने उसके लिए मेरे को प्रिपरेशन करनी पड़ी अच्छी तरीके से इंटरव्यू में, और फाइनली मैंने इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करा, अराउंड 52, अराउंड 60 आउट ऑफ 52 अराउंड मैंने स्कोर करा और फाइनली सिलेक्शन हो गया मेरा। ये आपकी अभी तक की आपकी जर्नी रही है। तो केवीएस का जो एग्जाम पैटर्न रहता है उसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे? कौन सा प्री क्या कितना नंबर का रहता है और इंटरव्यू का क्या क्राइटेरिया रहता है? हाँ जी, जैसे कि स्टार्ट तो जो सीवीटी एग्जाम होता है केवीएस का वो 180 मार्क्स का होता है जी। उसके बाद 60 नंबर का होता है इंटरव्यू। लेकिन इंटरव्यू के अंदर 2 पैटर्न होते हैं। इंटरव्यू एक तो बेसिक वर्बल क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू के अंदर, और बाकी 30 नंबर का वर्बल क्वेश्चन होता है और 30 नंबर का होता है आपका डेमो टीचिंग। अगर बात करें ये 180 नंबर की सीवीटी एग्जाम की, तो इसके अंदर क्या होता है कि आपके 4 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में आपको प्रोफेंसी आती है, मतलब लैंग्वेज की प्रोफेंसी के लिए 10-10 नंबर का पेपर होता है उसका, 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की हिंदी। उसके बाद दूसरा पार्ट होता है, उसके अंदर आती है जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की, 5 नंबर की रीजनिंग और 5 नंबर का कंप्यूटर। ये 20-20-40 नंबर हो गए। इसके बाद 60 नंबर का होता है पैडागोजी टीचिंग, जिसके अंदर टीचिंग के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। मतलब इसको ब्रीफ, मतलब केवीएस के अंदर केवीएस का सिलेबस ऐसा है, उसमें ब्रीफली दे रखा है कि ये चैप्टर इतने नंबर का आएगा, ये पार्ट इतने नंबर का आएगा, तो 60 नंबर का वो होता है। 80 नंबर जो होते हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं जी, जिसके अंदर 20-20 नंबर के 20 नंबर की हिंदी, 20 नंबर की इंग्लिश, 20 नंबर की मैथ और 20 नंबर की ईवीएस। और इसमें जैसे कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक मतलब ये है कि जो 1st to 5th में जो भी सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। मतलब जैसे कि मेरे इस बारी जो पेपर था उसमें क्वेश्चन आ गया था कि जो चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर से उठा कर पूछ लिया कि ये जो पोएम है इसका राइटर कौन है, तो इसको आपको मतलब पूरी पढ़नी पड़ेगी। ईवीएस के अंदर भी जो है वो भी ऐसे ही आता है कि मतलब जो थीम है, जो 6 थीम है हमारी, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब बाहर से कुछ नहीं, 1st to 5th में प्राइमरी जो एनसीईआरटी की बुक है उसी से रिलेटेड थोड़े ऊपर नीचे, मतलब थोड़ा उसका लेवल बढ़ा के ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। मतलब ये 80 नंबर आपके क्या है? अगर आप 1st to 5th तक की एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं, चारों सब्जेक्ट की, तो मोटा मोटा आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ये है कि आपका 80 नंबर ये कवर हो जाएंगे। अच्छा, और 60 नंबर के लिए आपकी जो पैडागोजी वाली चीजें हो जाती है वहां से टीचिंग पैडागोजी ये भी है। टीचिंग पैडागोजी और स्टेट में जो स्टेट एग्जाम होते हैं उनमें थोड़ी सी अलग आती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, कोई फैक्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते। मतलब अंडरस्टैंडिंग अगर सही है आपकी, प्रैक्टिकल आप मतलब चीज लाइफ में प्रैक्टिकल हो तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है।
और 40 का आपने जो स्टार्टिंग 40 लैंग्वेज, तो वही है लैंग्वेज हुई तो आपको। ये आपका 180 नंबर का दोस्तों आपका जो सीबीटी एग्जाम रहेगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होता है, और 60 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। तो आप हमें हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि 180 और 60 को हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं, फाइनल कट ऑफ आपकी कितनी आती है? हाँ, जो फाइनल मेरिट बनती है सर, तो उसके अंदर क्या होता है कि 180 नंबर का जो पेपर होता है हमारा, उसमें से उसका 70% लिया जाता है, 70%। 70% रेशो रखा जाता है, जी और 30% इंटरव्यू का रखा जाता है। जी, तो इस दोनों को मिला के मेरिट बनती है। ठीक है, मतलब फाइनल मेरिट आपके इन दोनों के ऊपर बेस्ड रहेगी। तो दोस्तों ये हमारा बाइफर्केशन हो गया कि आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा और जो आपका केवीएस का इंटरव्यू रहेगा, इन दोनों को आपको कितने कितने नंबर का देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर आप 100 में से एक मोटा मोटा बताना चाहें कि अगर कोई कैंडिडेट कितना स्कोर कर लेता है तो उसके सिलेक्शन के चांसेस हो जाते हैं, कुछ एक आइडिया देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? इस बार का अराउंड सर ये रहा कि मतलब जैसे 100% नंबर परसेंट पे जाता है, पर जो नंबर था वो परसेंट में चेंज हो जाता है, जैसे 100% हो जाता जी। है। अब 100% में से अराउंड 77% के करीब नंबर चाहिए थे आपको क्वालिफाई करने के लिए जनरल से, और 2-2 नंबर उसके अलावा 2% कम ईडब्ल्यूएस के लिए चाहिए। उसी में ओबीसी मतलब थोड़ा आस अच्छा, मतलब अगर आप मोटा मोटा मान के चले तो 70 से 80 तक के लिए अगर आप 80 नंबर तक स्कोर करते हैं 100 में से, तो आप जनरल कैटेगरी को क्लियर कर लेंगे। 80 पे तो श्योर शॉट है सर, क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा मोटा मोटा एग्जाम का पैटर्न रह गया है। जो भी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं उनकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपसे, तो जो आपका पोस्टिंग का रहता है, काफी उन लोगों में से काफी ने सुना होगा कि कुछ नॉर्मल पोस्टिंग होती है, कुछ हार्ड पोस्टिंग होती है। आपकी फिलहाल पोस्टिंग कहाँ पे है? जैसे कि सर अभी तो मेरी पोस्टिंग नागपुर में है, जो एक नॉर्मल स्टेशन में आता है। नॉर्मल स्टेशन में आता है। एक्चुअली हार्ड स्टेशन की बात करें तो जैसे केवीएस ने खुद मतलब लिस्ट निकाल रखी है हार्ड स्टेशन की, जी, तो उसमें जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, वो भी हार्ड स्टेशन में काउंट हो जाता है। जी। मतलब उसके अलावा कुछ हर स्टेट के अंदर अपने मतलब उन्होंने केवी पर्टिकुलर केवी को दे रखा है कि हार्ड स्टेशन में आता है। अच्छा, तो क्या कोई क्राइटेरिया रहता है कि कितना साल आपको हार्ड पोस्टिंग में करना जरूरी है? सर ये तो है कि मतलब जो हार्ड पोस्टिंग वाले हैं उनके लिए पॉइंट्स मिलते हैं, अगर 3-3.5 साल के बाद उनको एक बोनस पॉइंट मिलते हैं। केवीएस के अंदर ये है कि सबको 2-2 पॉइंट मिलते हैं हर साल के, मैं नॉर्मल स्टेशन पे हूँ चाहे हार्ड स्टेशन पे हूँ, सबको 2-2 पॉइंट मिलते हैं। लेकिन जो 3-3.5 साल का जो उनका है केवीएस का, एक मतलब हर साल जो रूल आता रहता है उसमें बदलते रहते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर कुछ सालों से चला आ रहा है उसमें ये है कि 3.5 साल बाद उनको बोनस पॉइंट मिलते हैं जो हार्ड स्टेशन पे है। वही जो स्पाउस ग्राउंड पे है उनको भी बोनस पॉइंट मिलते हैं। तो वो बोनस पॉइंट प्लस ये जो आपने 2-2 पॉइंट मिलते हैं ईयर के, ये जोड़ के आपको जो आप पर्टिकुलर आप चाहते हो जिस पोस्टिंग में जहाँ चाहते हो इस स्टेशन पे, अगर आपको वहाँ पे जगह खाली है तो आपको मिल जाता है। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे हो जो कि मान लीजिए दिल्ली से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो मान लीजिए आपको नागपुर या फिर किसी और जोन में आपको मिल गया है, अगर आप अपना होम ग्राउंड में आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स गेन करने पड़ेंगे, जो कि इनका पैटर्न इन्होंने जयेश जी ने हमें बताया है कि किस तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे और उस स्टेशन पे पोस्टिंग खाली होगी तो ही उसके बाद आपका वहाँ पे पोस्टिंग हो पाएगी, यही कहना चाह रहे हैं? स्पाउस ग्राउंड का मुझे बताना चाहेंगे, स्पाउस ग्राउंड का क्या क्राइटेरिया, मतलब कि अगर जैसे वेटेज इसको ज्यादा देखने को मिलती है या कम देखने को मिलती है, ऐसा कुछ है? अगर मान लें कि किसी का आप देखें कि हस्बैंड है या वाइफ है, कोई भी अगर वो दिल्ली के अंदर वर्किंग है और उनका जो पार्टनर है वो किसी भी अदर स्टेट में वर्किंग है, तो उनके चांसेस होते हैं कि उनको जल्दी दिल्ली वही है, जैसे अब स्पाउस ग्राउंड का है जो हार्ड स्टेशन वाला है ना, स्पाउस ग्राउंड वाला मतलब लमसम एक ही है जी। कि जिसने हार्ड स्टेशन नहीं काटा है, और उसने क्या हुआ कि जैसे मैं अपने एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं 5 साल तक, ये है अभी रूल जो है 5 साल तक मुझे नागपुर में रहना पड़ेगा, मतलब जो मेरा स्टेशन है उसी पे रहना पड़ेगा। उसके बाद मैं जाके मेरे तो 10 पॉइंट के होंगे, लेकिन कम से कम 50 से 55 पॉइंट 60 पॉइंट चाहिए होते हैं अगर आपको अपने होम स्टेट में आना है तो। अपने जहाँ पे आप चाहते हो, आपके मनपसंद पोस्टिंग चाहते हो जहाँ पे, तो आपको मतलब मेरे को 60 पॉइंट तो ऐसे बना नहीं सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर 5 साल बाद 4 साल बाद जो भी हो मेरे को हार्ड स्टेशन चूज करना पड़ेगा। उस केस में मैं फिर आ सकता हूँ, फिर जाके वहाँ 3.5 साल करूंगा मैं, तो मेरा पॉइंट जो बनेंगे फिर जोड़ के मैं आ सकता हूँ। मतलब उसके बाद भी स्पाउस ग्राउंड मैटर करता है। और अगर मैं जैसे मेरा स्पाउस बन जाता है इस बीच में 3.5 साल के बीच में, अगर स्पाउस बन जाता है और उसने मान लो हार्ड स्टेशन काट रखा है और वो आ जाती है जो जहाँ आ चुकी है, मतलब मेरी बाइक जहाँ वहाँ आ चुकी है और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ उसके 100 किलोमीटर के एरिया के अंदर, तो मेरे को 3.5 साल बाद मेरे को जो हार्ड स्टेशन वाला पॉइंट मेरी वाइफ को, मुझे किसी को भी मिलता है जो वो मुझे ही मिल सकता है, जो पॉइंट होते हैं 50 पॉइंट या 45 पॉइंट के करीब होते हैं, वो पॉइंट मिलते हैं। और वो पॉइंट और मेरा जो मतलब पर्टिकुलर जो मैंने सर्विस करी है 3-4 साल जो भी करी है, ये पॉइंट जोड़ के मैं उस वहाँ पे आ सकता हूँ मैं जहाँ पे मेरी वाइफ है या जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब उसके बेसिस पे बेनिफिट हो जाएगा कि आपको अगर आपके पार्टनर के आसपास थोड़ा लोकेशन मिल जाएगी एटलीस्ट, कि आप दोनों को थोड़ा टाइम मिल सके इस चीज के लिए। अच्छा, तो
जयेश जी, अगर इसके अलावा बात करें कि आपने सुना होगा कि बीएड का काफी ज्यादा अभी चर्चा रहा था, तो जो हमारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीएड कर रखी है, क्या वो केवीएस पीआरटी के लिए एलिजिबल है? बीएड वाले केस में तो सर मतलब पहले ही मतलब ये रीजन था। रीजन तो सबसे बड़ा रीजन ये था कि बाहर होने का उन्होंने रीजन ही बता दिया कि क्वालिटी एजुकेशन के चक्कर में। जी। तो बीएड का तो मेरे को नहीं लगता प्राइमरी में स्कोप बन पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली ये कहा था, केस हुआ था 2018 के अंदर। एनसीटी ने ना अपनी तरफ से ही ना एक गैजेट निकाला था जिसके अंदर बोल रहा था कि बीएड वालों को 6 मंथ का मतलब बीएड वालों को प्राइमरी में एलिजिबल कर देते हैं और 6 मंथ का उनके लिए बेसिक ट्रेनिंग करा, बेसिक कोर्स करवाना था उनको, ब्रिज कोर्स टाइप का। तो ये केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2009 का जो हमारा जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसमें कहा गया था कि हमें क्वालिटी एजुकेशन पे या क्वालिटी टीचर पे हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो इन्होंने जैसे ही मतलब एनसीटी ने निकाला था कि बीएड वालों को कि बीएड वालों को 6 मंथ का कोर्स करना पड़ता है, तो इसका मतलब तो उन्होंने क्वालिटी मतलब ये मानते हैं भी, मतलब एनसीटी मतलब इसका मतलब तो ये है कि मतलब वो जो कोर्स है बीएड वो सफिशिएंट नहीं है आपके लिए, ये तो प्राइमरी को पढ़ाने के लिए, तभी तो आप 6 मंथ का कोर्स की बात कर रहे हो जी। तो इस बेस पे क्या हुआ कि मतलब एलिजिबल मतलब ये तो सीधा सीधा होगा कि भाई इसी बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया कि नहीं, अब तो मानते हुए आप एलिजिबल नहीं है और आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, क्वालिटी एजुकेशन देनी है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको कि बीएड वालों को मतलब 6 मंथ का ये ब्रिज कोर्स कराना पड़ेगा। तो मतलब ये जो सफिशिएंट तो है नहीं, तो इसलिए इसको इस बेस पे हटा दिया। और ये हमेशा ये मेरे को लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये तर्क के साथ हटाया है तो ये चांस नहीं बनता कि मतलब मेरे हिसाब से चांस नहीं बनता अभी तक कि आप बीएड वाले एलिजिबल हो पाएंगे प्राइमरी के लिए। तो मतलब आगे जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं या व्यूअर्स हैं जो कि केवीएस के अंदर पीआरटी टीचर की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको ये खास ध्यान देने की जरूरत है कि आपका जेबीटी या डीएलएड टाइप का कोई कोर्स हो जो कि स्पेसिफिकली प्राइमरी के लिए डिजाइन हो। अगर आप बीएड वगैरह करके जाएंगे तो आप पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं रहते। यही मोटा मोटा कहना चाहिए। मोटा मोटा यही है कि डीएलएड करना पड़ेगा। इसके अलावा बीएड भी कर सकते हैं। डीएड होता है डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन के अंदर ये भी एक आपका स्कोप है कि इसमें दोनों एलिजिबल हो सकते हो आप, क्योंकि आज आने वाले टाइम में जो स्पेशल एजुकेशन क्योंकि बात की जा रही है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जा रही है आजकल कि हर स्कूल के अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा मिले, तो उस केस में डीएड आप कर सकते हैं। अभी जिसको अभी कोर्स करना है वो अगर वो चाहता है कि प्राइमरी टीचर बनूं तो डीएड कर सकता है। उसके लिए दोनों ऑप्शन खुल जाते हैं, प्राइमरी टीचर भी बन सकता है और स्पेशल एजुकेशन का भी टीचर बन सकता है। स्पेशल एजुकेटर दोस्तों जो कि थोड़ा आप बताना चाहें कि जो चैलेंज टाइप के बच्चे होते हैं किसी तरीके से, जो किसी भी तरीके से अगर वो नॉर्मल के साथ अगर वो थोड़ा अनकंफर्टेबल रहते, भगवान ना करे अगर मानिए किसी की आंख नहीं है, किसी के कान नहीं है, या किसी को भी एक्स्ट्रा जो उनको हेल्प की जरूरत है, CWSN टाइप के बच्चे बोलते हैं स्पेशल मतलब स्पेशल बच्चे बोला जाता है। हमारी जो हमारी टीचिंग पेडागोजी जो हमने पढ़ी है उसके अंदर टीचिंग चीजें पढ़ी, उनको स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। अच्छा, स्पेशल कैटेगरी। हाँ, क्योंकि जो ऐसा नहीं है कि आप देखिए हर चीज के लिए मतलब क्वालिटी का फर्क है बस आपको, मतलब वो उस पेज पे जैसे कि अब एक मतलब कान से जिसको कम सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, तो वो क्या करेगा, वो मतलब लगाना उसका पढ़ने के तरीका मतलब वो रीडिंग कर सकता है बढ़िया तरीके से, तो वो उसके लिए स्पेशल चीज है। और जिसको दिखाई कम देता है उसके लिए सुन के कर सकता है। तो सबकी मतलब क्वालिटी का डिफरेंस है, मतलब ये है कि स्पेशल चीज है उनके लिए, वो स्पेशल तरीके से सीख सकते हैं। जी, अगर आप बीएड कर लेते हैं तो इसके बाद आपके लिए काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी खुल जाते हैं कि अगर आपको केवीएस के अंदर पीआरटी के अंदर आपको जॉब लेनी है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी स्कोप हो जाता है और आप उसको फ्यूचर में ले भी सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन, क्योंकि जो एजुकेशन पॉलिसी आ रही है तो इंक्लूसिव एजुकेशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो उसमें बेनिफिट है कि इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है मेरे हिसाब से कि डीएलएड ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू मतलब डीएलएड से। तो इसके अगर एज की बात करें कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट रहने वाले हैं वो कितनी एज तक के लिए एलिजिबल होते हैं इसके अंदर? सर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट वाली स्कीम जैसे कि 30 ईयर तो नॉर्मल है कि 30 ईयर तक तो जनरल के लिए है, उसके बाद जो 3 ईयर का है ओबीसी के लिए और 5 ईयर जो SC ST है। लेकिन फीमेल के लिए इसमें भी फीमेल के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी कि 40 ईयर रखा जाता है, 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है फीमेल्स को, जो कि काफी अच्छा मिलता है मेरे ख्याल में। हाँ, 10 साल का रिलैक्सेशन। दिल्ली गवर्नमेंट में ये चीजें शायद देखने को नहीं ये नहीं। अच्छा, अगर आप केवीएस पीआरटी की बात करें और जो DSSS पीआरटी होती है, इन दोनों की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि किसके अंदर एग्जाम को क्लियर करना ज्यादा आसान रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए, और कौन से एग्जाम को अगर वो फोकस करना चाहे तो आपको सजेस्ट करना चाहेंगे इस बारे में? सर एग्जाम का तो ये है कि आप पर्टिकुलर किसी भी एग्जाम की एक मतलब एक जिस तरह का पैटर्न चाहिए और उस पैटर्न पे आप किसी भी इस एग्जाम को टारगेट करके करते हैं तो चांस है सक्सेस का बहुत ज्यादा, मतलब श्योरिटी है कि मतलब सक्सेस मिल ही जाएगी जी। मतलब लेकिन अगर आप बात करें कंपटीशन की बात करें तो हमारा DSSB के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है,
कि डीएसएस भी सब सेंटर को मतलब सब जैसे हम भी हैं, जैसे अब केवीएस में लगे पड़े हैं, हमें अपने होम स्टेशन आना है, हम चाहते हैं आने, तो हम भी तैयारी करेंगे उसके लिए और बाकी भी तैयारी करेंगे। लेकिन जो केवीएस में जो डीएसएस में ऑलरेडी लग चुके हैं वो एग्जाम नहीं देते केवीएस एवीएस का। लेकिन हम जैसे कि हम बाहर हैं, अभी पोस्टिंग हमारी बाहर है, हम होम स्टेशन चाहते हैं अपनाना, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें देना पड़ता है, हमें पेपर हम भी अगर हमें मौका मिलेगा तो हम देंगे पेपर। तो कंपटीशन इसलिए के डीएसएसबी का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू केवीएस के। तो मतलब जो भी कैंडिडेट अगर एक जॉब चाहते हैं पहले कि अगर एक उनको जॉब मिल जाए तो आप केवीएस को टारगेट कर सकते हैं, और अगर आपको स्पेसिफिकली होम पोस्टिंग के लिए चाहिए तो अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं या हरियाणा से आसपास से बिलोंग करते हैं तो आप DSSB को भी टारगेट कर सकते हैं। अच्छा जय जी, ये सारी चीजें बात होगी, अगर आप हमसे जानना चाहें कि आपका जो टिपिकल डे होता है, आपका जो डेली रूटीन रहता है, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे कि अगर कोई ऐसा बंदा है कल को जो पीआरटी के अंदर टीचर लग गया है केवीएस के अंदर, तो वो क्या है उसका एक दिन की उम्मीद लेके चल सकता है कि उनकी दिनचर्या क्या रहने वाली है? डेली रूटीन यही है सर मेरी कि सुबह मतलब जैसे कि 7:50 पे हमारा स्कूल चालू होता है और मुझे फुल एनर्जी के साथ जाना पड़ता है पूरे दिन, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और अलर्ट रहना पड़ता है हर टाइम कि छोटे बच्चे हैं और उनको मतलब सिखाना है और उनको मतलब एक तरह से तैयार करना, नींव मजबूत करनी है, क्योंकि आगे जाके देश का भविष्य यही डिसाइड करते हैं बच्चे ही। और मुझे जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली पड़ी है, इसमें मैं चाहूँगा कि मैं अपनी तरफ से जितना वैल्यू ऐड कर पाऊँ बच्चों के अंदर, मैं कोशिश करता हूँ ऐड करूँ। और मेरी स्कूल की रूटीन में सुबह 7:50 से स्कूल चालू होता है और 1:50 तक का स्कूल होता है। उसके बाद मेरे को मतलब मेरी छुट्टी, जैसे हमें 15-20 मिनट और रुकना पड़ता है स्कूल के अंदर, तो 2:20 के अराउंड मैं अपनी मतलब स्कूल से मैं रिलीव हो जाता हूँ और अपने घर के लिए चला जाता हूँ। यही रूटीन। टिपिकल कितने आपको जो वो होता है कि पीरियड्स कवर करने होते हैं एक दिन के अंदर? एक्चुअली पीरियड तो मुझे 6 पीरियड तो मिनिमम है ही है जी। उसके अलावा आपको जैसे किसी दिन कोई टीचर नहीं आते हैं तो आपको अरेंजमेंट लग जाती है उस दिन आपकी, तो 7 हो जाते हैं। कि मतलब मोटा आपकी 8 में से 7 पीरियड आपको पढ़ाना पड़ेगा, ये आप इस माइंडसेट के साथ जाए। 7 में से पढ़ाने वाले पीरियड सर एक्चुअली 5 ही होते हैं हमारे जी। उसके बाद केवीएस के अंदर को करिकुलर एक्टिविटी के लिए बहुत मौका मिलता है, तो वैसे पीरियड होते हैं जैसे उसके अंदर मतलब आपके आर्ट के पीरियड हो जाते हैं, उसके अलावा आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के पीरियड होते हैं, ऐसे पीरियड होते हैं। और वर्किंग ये केवीएस का जो है मंडे टू फ्राइडे ये सब्जेक्टिव होता है, लेकिन सैटरडे जो होता है वो फंडे की तरह से ट्रीट किया जाता है इसके अंदर केवीएस के अंदर। मतलब उस दिन बच्चे को मतलब जो मतलब कम्युनिकेशन कराना, कोई आर्ट कराना, ऐसे कुछ ये चीजें मतलब कोई ड्राइंग कराना, इस चीज के लिए 8 पीरियड मतलब उस दिन ये चीज की जाती है स्कूल के अंदर। अच्छा, मतलब कि पहले 5 दिन आपको अच्छे से पढ़ाई करी जाती है और छठे दिन आपका जो फंड डे की तरह आपको जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो सकती है वो सब सब्जेक्ट इसके सब्जेक्ट 5 दिन ही पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर आप हमारे व्यूवर्स को कुछ एक ऐसा टिपिकल इंटरव्यू क्वेश्चन बताना चाहेंगे कि अगर कुछ हमारे व्यूवर्स जो तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होकर जाए, कोई एक क्वेश्चन ऐसा हो जो कि प्रिपेयर होके जाने पे तो मैं नहीं कह सकता, प्रिपेयर होकर तो मैं ही बहुत कुछ गया था, लेकिन कुछ नहीं पूछा ऐसा कुछ मेरे से, क्योंकि उन्होंने मेरे से इंट्रोडक्शन भी नहीं पूछा यहाँ तक, उन्हें सिंपली स्टार्ट करा। वही आपका थोड़ा दिन मैटर करता है कि मतलब कि कैसा आपका दिन है, क्योंकि सामने वाले अब अगर आप कंफर्टेबल हो, जैसे मैं हूँ, मैं उतना एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे को इतना कंफर्ट मिला वहाँ पे इंटरव्यू में कि मैं अपना जैसे कि मेरा 70% है तो मैं अपना 100% दे के आ गया, इसीलिए मेरा स्कोर 52 के राउंड था मेरा। तो मेरे से जैसे क्वेश्चन पूछे, मैंने बोलते बोलते में क्वेश्चन चला गया मेरा कि मैंने कह दिया टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है। तो इस क्वेश्चन पे फिर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन पूछा मेरे से कि ऐसा तो आर्मी भी अपनी सर्विस दे रही है, अपनी जान दे रही है बॉर्डर पे, तो वो भी तो एक नोबल प्रोफेशन हुआ। डॉक्टर अपना काम कर रहा है तो वो भी एक नोबल प्रोफेशन है। ये जैसे उसके अलावा आर्किटेक्चर जो अपना बिल्डिंग बना रहा है, क्या वो नोबल प्रोफेशन नहीं है? तो मैंने कहा कि मतलब कि सर सब नोबल प्रोफेशन है, लेकिन टीचिंग सबसे ऊपर है, क्योंकि ना सब जैसे जो भी फर्क आता है इंसान के अंदर सिर्फ टीचिंग से आता है। अगर हम बात करें तो जैसे कि एक आर्मी जो आर्मी का बंदा, अगर उसके अंदर टीचिंग का ही फर्क है, अगर वो टीचिंग नहीं रहेगी तो जैसे कि देखते हैं कि टेररिस्ट क्या है, टीचिंग का ही फर्क है सर। उनके अंदर वो भी जान दे देते हैं बॉर्डर पे अपनी, जो वो भी जान दे सकते हैं, लेकिन क्या है उनके अंदर टीचिंग का फर्क है। वो टीचिंग वो उस तरह की नहीं है, वो जान बचाने के लिए नहीं वो करते, वो जान लेने के लिए करते हैं। और यहाँ पे हमारे बॉर्डर पे टीचिंग इतनी जगह जान बचानी है आपको, तो जान बचाने के लिए जान लेते हैं। फर्क है सिर्फ टीचिंग का सर, इसलिए टीचिंग सबसे बड़ा नोबल प्रोफेशन है। मैंने तो ये कहा था। तो ऐसे करके चीजें पूछी गई थी सर। तो मतलब एक टिपिकल इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है जो कि आपके किसी भी बात के थ्रू निकला जाए। तो आपके थ्रू आप इंटरव्यू की यही है। इंटरव्यू में तो लगता है सब्जेक्टिव जो है केवीएस का, वो सब्जेक्टिव उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतना मतलब सब्जेक्ट का
नहीं है लोड। क्या जिसने प्रॉपर 6 महीने पढ़ाई करी अपनी सही तरीके से, तो वो आराम से कर लेगा। लेकिन जो इंटरव्यू है, मैंने देखा इस बार केस इंटरव्यू का सबसे ज़्यादा रहा है। कम स्कोर करने वाले लड़के जिन्होंने 130 बॉर्डर लाइन पे स्कोर करके इंटरव्यू में इतने अच्छे नंबर लेके आए, 57-58 उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन जो 150, 155 के राउंड स्कोर करा, उनको इंटरव्यू में 25 नंबर भी नहीं मिले और वो नहीं हो पाए। तो मतलब केवीएस के अंदर जो ये जो नया है ना, इसके अंदर जो नई जो 30 से पहले 15% का वो था, 15% वेटेज था, अब लेकिन 30% वेटेज कर दिया है। इससे इंटरव्यू का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है, मेरे को लगता है। इंटरव्यू सबसे इम्पोर्टेंट है केवीएस के अंदर। वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे, आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस होता है उस पर डिपेंड करता है कि कितना अच्छे से आप चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। तो थैंक यू जयेश जी, हमें मौका देने के लिए कि हम आपका एक इंटरव्यू ले सकें, और जो हमारे व्यूअर्स हैं जो कि आगे अगर केवीएस की या DSSS में पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, उनको कुछ हेल्प मिल सके। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आने वाली आप हमारे सभी ऐसे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस को देख सके। मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ आप लोगों को इस अगले वीडियो में।